हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मेस पे आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग जहां भी होंगे बढ़िया होंगे। आज हमारी जीडी 2023-24 मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज की क्लास नंबर 7 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लासेज बहुत पसंद आ रही होगी और आप इन क्लासेज से कुछ नया सीख रहे होंगे। अगर आपको इन क्लासेज की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विकास शर्मा मैथ्स पर विजिट कर सकते हैं और वहां से इन क्लासेज की पीडीएफ आप ले सकते हो। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आगे आगामी आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है क्लास क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है कि 100 मीटर की रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को कितने से 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को कितने से 150 मीटर से हराया है। उसी दौड़ में सलोनी सोनम को कितने मीटर से हराती है, ये आपको बताना है। तो आप लोग मुझे बताइए, जो ये सलोनी है कौन है? ये सलोनी है और ये श्वेता, इसको श्वेता मान लेते हैं। और ये कौन सी है? तीसरे नंबर की सोनम, ये सोनम है। तो जो सलोनी है उसने श्वेता को कितने से हराया है? 100 मीटर से हराया है। अगर सलोनी 1000 मीटर दौड़ करती है तो श्वेता कितना मीटर करती है? 100 कम 900 मीटर। कितना करती है? 900 मीटर ही दौड़ करती है। और आपको आगे दे रखा है कि जबकि श्वेता ने सोनम को, जो श्वेता है उसने सोनम को कितने से हराया है? 150 मीटर से। अगर सोनम, जो श्वेता है, वो 1000 मीटर भागती है, दौड़ती है, तो सोनम कितना मीटर दौड़ेगी? ये दौड़ेगी 850। कितना मीटर? 850 मीटर दौड़ेगी। अब हम इन्हें क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। 5 20 और ये कितना हो गया? 17। तो जो इनका रेशो आया है दौड़ का, वो रेशो आया है 20:17। कितना आया है? 20:17 आया है। जब आपके सामने 20 की वैल्यू कितनी है? 90 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 तो 17 की वैल्यू कितनी होगी? 45 से मल्टीपल कर दीजिए। कितने हो गए? 17 5 85, 8 बचे। 17 4 68, 68 और कितने हो गए? 4, 68 और 8 कितने हो गए? 76। तो 765 हो गए हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो सोनम है, सलोनी है, वो सोनम को कितने मीटर से हराती है। जब सलोनी 1000 मीटर दौड़ती है तो सलोनी वो सोनम कितना मीटर दौड़ती है? 765। तो कितना अंतर है दोनों के बीच में? कितना अंतर आया? तो अंतर अपने पास आया 235 मीटर। कितना आया? 235 मीटर। तो जो सलोनी है वो सोनम को 235 मीटर से रेस हरा देती है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आया? अगर समझ आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। इसमें आपको दे रखा है कि दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। जो स्टार्ट में रेशो था अपने पास वो कितना था? वो था 3:8। और जब नया रेशो निकल के आया है, उनमें 8 जोड़ दे तो कितना निकल के आया है? वो निकल के आया है 1:2। कितना निकल के आया? 1:2 निकल के आया है। अब हम यहाँ देखते हैं 3 और 1, 3 और 1 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। और यहाँ 8 और 2 के बीच में अंतर है 6 का। तो जो इनका डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंस सेम करने के लिए इन दोनों के बीच का मल्टीपल आपस में कर देते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे कितना है अंतर? यहाँ पे हमारे पास अंतर है 5 का। और यहाँ पे कितने का है?
यहाँ पर है 1 का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो मल्टीपल कर देंगे 1 से और यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे 5 से। तो यहाँ देखिए जो नया रेशो निकल के आया है वो कितना रेशो निकल के आया है, जो ये है 3 से मल्टीपल किया है 3 रेशो 8, और ये 5 से मल्टीपल होगा तो ये 5 और ये 10 हो जाएगा। कितना हो गया, 10 हो गया है। अब इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का, और यहाँ भी 2 का है। अब दोनों के बीच डिफरेंस सेम आ गया है, और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 8 का, क्योंकि 8 ऐड कर रहे हैं। 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हमारे पास अब संख्या कितनी आएगी, जो स्टार्ट में संख्या 2 संख्या का रेशो है, जो 2 संख्याओं का रेशो हमारे पास 3:8 है। 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 की वैल्यू हो जाएगी 4 से मल्टीपल कीजिए, कितनी हो गई, ये हो गई 12। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। कितनी हो गई, 32 हो गई है। जब इनमें से कितना घटाया जाए, 4 घटाया जाए, जब इन संख्याओं से 4 घटाया जाए तो इनका जो रेशो होगा वो क्या बनेगा, आप लोग मुझे बताइए। 12 से 4 घटाएंगे तो कितना बना, 8, और 32 से 4 घटाएंगे तो कितना बना, 28। तो जो रेशो है वो रेशो निकल के आया है हमारे पास, कितना निकल के आया है, वो रेशो निकल के आया है 2 रेशो कितना है 7, 2:7 निकल कर आया है। तो जो इनका रेशो होगा नया वो कितना हो जाएगा, 2:7। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ठीक है, क्या ये चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, यहां आपको दे रखा है कि यदि मनोज 324 टोपी 486 रुपये में खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे कितनी टोपियां 90 रुपये में बेचनी पड़ेगी, ये आपको बताना है। तो क्या करते हैं, अब एक टोपी का जो मूल्य निकालेंगे हम, जो हमारे पास एक टोपी है उसका मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो पैसे दे रखे टोटल उसके अंदर हम भाग दे देंगे टोपी, कुल टोपियों का 324 हमने भाग दे दिया, कैंसिल किया। जब हमने इन्हें 6 से कैंसिल किया तो कितनी बार गया, 8 और 1 81, कितनी बार गया, 81 बार गया है। और इनको कैंसिल किया तो ये 5 और 24। जब हम इन्हें कितने से कैंसिल करते हैं, 27 से, तो कितना निकल के आया है, 3/2, जिसे हम लिख सकते हैं 1.5। कितने लिख सकते हैं, 1.5 हमारे पास निकल के आया है एक जो टोपी है उसका मूल्य। तो 50% लाभ कमाने के लिए, कितना कमाने के लिए, 50%। तो 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। तो 50% का लाभ कमाने के लिए अगर ये संख्या 2 हो तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये संख्या 2 हो तो ये संख्या 3 हो जाएगी। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू 15 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5/2। कितनी हो जाएगी, 4.5/2। अगर इसके ऊपर जो 1.5 रुपये हैं उसके ऊपर अगर 50% लाभ कमाना हो तो हम उस टोपी को बेचेंगे 4.5/2 के अंदर। तो ये कह रहा है कि 90 रुपये में कितनी टोपियाँ बेचनी चाहिए। तो 90 रुपये में 90/4.5, जो 2 नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं। ये 0 जब अटेगा तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, पॉइंट अटेगा तो इनसे काटा, ये कितनी बार गया, कितनी बार गया है, ये 2 बार 0, और 2 को इनको 20 को मल्टीपल कीजिए 2 से तो कितना गया, 40। तो 50% लाभ कमाने के लिए हम जो 90 रुपये हैं उसके अंदर 40 टोपियाँ बेचेंगे। कितनी टोपियाँ बेचेंगे, 40 टोपियाँ बेचेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि रवि, मनीष और नवीन अकेले क्रमशः
30, 15 और 10 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन रवि काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है और मनीष उसके 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो शेष कार्य को नवीन कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। एक है रवि, ये करता है 30 दिन में। दूसरा है मनीष, ये करता है 15 दिन में। और तीसरा कौन सा है? तीसरा गया नवीन, ये करता है 10 दिन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम निकल कर हमारे पास आया है 30। कितना? 30 आ गया है। इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? जो रवि है उसकी 1 हो जाएगी, 15 का जब 30 में भाग देंगे इसकी 2 हो जाएगी, और 10 का भाग देंगे हम 30 के अंदर तो इसकी 3 एफिशिएंसी हो जाएगी। अब ये तीनों मिलकर, कौन? रवि, मनीष और नवीन मिलकर क्या करते हैं? 2 दिन तक काम करते हैं। तो ये एक दिन में कितना काम कर लेंगे? तो ये एक दिन के अंदर टोटल काम कर लेंगे, इनको ऐड कर दीजिए, ये काम कर लेंगे। ये एक दिन के अंदर 6 काम कर रहे हैं। कितना? 6 काम कर रहे हैं। तो 6 मल्टीपल 2, तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया? 12। फिर कौन काम छोड़ के चला जाता है? तो जो ये है काम छोड़ के चला गया, कौन? रवि। रवि काम छोड़ के चला जाता है। अब कौन करेगा? अब करेगा मनीष और नवीन। कितने दिन? अगले 3 दिन। उसके 3 दिन बाद मनीष काम छोड़ के जाता है, तो मनीष 3 दिन और काम करता है रवि से ज़्यादा। तो दोनों काम कितना करेंगे? 5। कितने दिन किया? 3 दिन। टोटल काम कितना किया? 15। अब टोटल कितना काम हो गया दोनों का? दोनों का काम हो गया है 27। तो बचा क्या? -27 किए तो 3 बचा गया। कितना? 3 बच गया है। तो अब 3 को जो नवीन है वो कितने दिनों में पूरा कर देगा? तो 3 काम है, 3 नवीन की एफिशिएंसी है, कैंसिल किया, 1 दिन के अंदर कर देगा। तो शेष काम को नवीन 1 दिन में कंप्लीट कर देगा, जो ऑप्शन 3 के अंदर दे रखा है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, ये क्रिकेट का सवाल है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 5% बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो 15वीं पारी के बाद आपको बताना है। तो ये कौन सी पारी है हमारे पास? ये है 15वीं पारी। कौन सी है? 15वीं पारी है। तो इससे पहले भी उसने कितनी पारियां खेली है? 14 पारियां खेली। कितने? 14 पारियां उसने 15वीं पारी से पहले खेली है। और जो उनसे पहले पारी खेली है उनका जो एवरेज है वो हम मान लेते हैं एक्स है। कितना है? एक्स हमने मान लिया है। 14 पारियों का जो एवरेज है वो एक्स है। जब वो 15वीं पारी के अंदर कितने रन बनाता है? 97। कितने बनाता है? 97 रन। तो जो उसका एवरेज है, जो टोटल एवरेज है, वो x + 5 हो जाता है। कितना हो जाता है? x + 5 हो जाता है। ठीक है, तो 15वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये 5 बढ़ रहा है एवरेज। अब कितनी पारियों पर बढ़ रहा है? 14 + 1, 15 पारियों पर बढ़ रहा है। तो हर एक पारी के अंदर एवरेज 5 रन बढ़ते हैं। तो 15 पारियों में कितने रन बढ़ेंगे? 15 × 5 कितने बढ़ गए? 75। कितने बढ़ गए? 75 रन बढ़ गए हैं। तो इसने जो 15वीं पारी में है वो बल्लेबाज 15वीं पारी में उसने कितने रन ज़्यादा बनाए हैं पहले से? तो उसने कितने रन? 75 रन बनाए हैं, 75 रन ज़्यादा बनाए हैं। तो पहले वो कितने रन बनाता था? तो -97 कर दीजिए। कितने रन बनाता था? 2 और 2। पहले वो एवरेज हर पारी के अंदर 22 रन बनाता था। तो पहले का एवरेज कितना था? 22। तो अब कितना बढ़ गया नया? 5 बढ़ गया है। तो नया एवरेज क्या निकल के आया है? 27। कितना निकल के आया है? 27 निकल के आया है। तो नया एवरेज क्या होगा? 27। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ठीक है, क्या आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आया? यस या नो के अंदर आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि सुमित, रवि और पुनीत एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 रुपये का निवेश करते हैं।
वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 रुपये होता है, तो कुल लाभ का 30% दान में दिया जाता है और बाकी उनके बीच बांट दिया जाता है। तो सुमित का शेयर क्या होगा ये आपको बताना है। तो अब हमारे पास अगर टाइम क्या है, सेम है, तो अब प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा, जिस रेशो के अंदर उन्होंने कैपिटल लगाया है। अगर टाइम सेम नहीं रहता तो प्रॉफिट कैपिटल मल्टीपल टाइम के रेशो में डिवाइड होता। तो यहां पे कैपिटल का रेशो क्या है, तो यहां पर जो कैपिटल है उसका रेशो है 45,000 रेशो 81,000 रेशो 90,000। तो ये क्या है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिया हमने। फिर हमने क्या किया, 3 से सबको कैंसिल किया, ये 15 रेशो ये कितना गया, जब हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 27 और ये 30 हो गया है। तो और ये कितने से 3 से कैंसिल हो सकता है, हम डायरेक्ट 9 से कैंसिल कर सकते थे पहले। तो ये क्या हो गया, 5 रेशो 9 रेशो, जब हमने इसे 3 से मल्टीपल किया तो ये हो गया 10, वो डिवाइड किया तो कितने हो गए। अब हमारे पास जो रेशो निकल के आया है वो 5 रेशो 9 रेशो 10 निकल के आया है। क्या निकल के आया है, 5 रेशो 9 रेशो 10 निकल के आया है। तो हम क्या करते हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट है उसका 30% हम दान कर देते हैं। तो बचा क्या अपने पास, 30% दान कर दिया, तो 30 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3/10। अगर 10 है कोई चीज़ तो 3 हमने दान में दे दी, तो बचा क्या हमारे पास 7। तो 10 की वैल्यू कितनी थी, हमारे पास थी 10 की वैल्यू 4800, कितनी थी 4800 थी। एक की वैल्यू कितनी हो गई 480, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मल्टीपल 7। तो हम जब मल्टीपल 7 करेंगे तो कितने हो गए 6, 8 7 56, बचा 4 7 28, 28 5 33, कितने हो गए हमारे, हमारे पास हो गए 3360। और 3360 किसकी वैल्यू है, तो अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देंगे, कितना निकल के आया है 24, कितना निकल के आया है 24। जो तो 3360 है वो 24 की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू निकालने के लिए हम 24 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसे 24 से डिवाइड किया तो एक बार गया, फिर 9, 24 4 96 और 140 आ गया है। तो एक की वैल्यू निकल के आया है 140। तो हमें क्या पूछा है, सुमित का शेयर आपको बताना है। तो सुमित का शेयर कौन सा है 5, कौन सा है सुमित का शेयर 5वें नंबर का है। तो हम मल्टीपल कर देंगे सुमित के शेयर से 140, कितना आया है 700। तो सुमित सुमित का जो प्रॉफिट के अंदर शेयर है वो है 700 रुपये, जो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपको दे रखा है। क्लियर है, आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आपको कोई संख्या, दो संख्याएं दे रखी है और उसका क्या पूछा है, मध्यानुपाती पूछा है। तो अगर आप लोगों ने इनसे पहले वाली क्लासें देखी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां आप तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती निकालना तो सीख गए थे। अब एक और बचा हमारे पास मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं वो भी आज हम सीख लेते हैं। कोई संख्या है हमारे पास, कोई संख्या क्या है, कोई संख्या हो गई ए है और क्या है बी है, और उसका आपको निकालना हो मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या होता है, ए मल्टीपल बी का रूट स्क्वायर। क्या होता है, ए मल्टीपल बी का रूट स्क्वायर होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती निकालते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होगा, 0.64 मल्टीपल 0.81। तो कितना आया है, बार जब हम निकालेंगे तो बार हमारे पास आया है 0.8 मल्टीपल 0.9, क्या हो गया, तो 0.72। तो 0.72 इसका मध्यानुपाती होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0.72, जो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, क्या आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर है, ये सवाल आप सभी लोगों को समझ में आया या नहीं आया। अगर क्लियर है तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल आपको दे रखा है कि चार अभाज्य संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम तीन संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1955 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चार संख्याएं थी। क्या थी चार संख्याएं? ए, बी, सी और डी हैं। ये आरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित की गई है और ये चारों क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। तो प्रथम तीन संख्याएं हैं वो कौन सी है? प्रथम तीन संख्याएं ये वाली है। ठीक है, उनका जो गुणनफल आपको दे रखा है। और अंतिम तीन संख्याएं, जो अंतिम तीन संख्या है वो कौन सी है? अंतिम तीन संख्या ये है। तो आपको क्या दिख रहा है? जब ये दोनों गुणनफल हैं उनके अंदर बी और सी कॉमन है। क्या कॉमन है? बी और सी। तो बी और सी क्या है? इन दोनों गुणनफलों का क्या है? HCF है। क्या है? HCF। तो अब HCF कैसे निकालते हैं? HCF दो संख्याएं दे रखी हो तो HCF क्या होता है उनका? HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दोनों संख्याएं पूर्णतः भाजित हो, जिससे दोनों संख्याएं पूर्णतः डिवाइड हो सके। तो हम क्या करेंगे? इनका HCF कैसे निकालेंगे? हम दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 0 0, 1700 हो गया है। कितना हो गया है? 1700 हो गया है। तो इनका जो फैक्टर होगा वो फैक्टर क्या निकल के आया है? जो फैक्टर होगा 17 मल्टीपल कितने हो गए? 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4, ये इनका फैक्टर निकल के आया है। तो इनका जो HCF क्या होगा? क्या हो सकता है? क्या इसके अंदर 17 का भाग जा रहा है? जा रहा है। 5 का जा रहा है? जा रहा है। लेकिन 25 का नहीं जा रहा और 4 का नहीं जा रहा। तो जो इनका HCF होगा 17 मल्टीपल 5। क्या होगा? 17 मल्टीपल 5 होगा 85। तो इनमें से एक संख्या तो क्या है? 17 है और दूसरी संख्या क्या होगी? 5 होगी। एक संख्या 17, दूसरी संख्या 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। तो एक संख्या, जो तीन संख्या है स्टार्ट में, तो उसका जो मल्टीपल है, उनका मल्टीपल कितना है? 255। जब हम 255 का फैक्टर करते हैं तो फैक्टर के हम अंदर हमारे पास क्या आता है? 17 मल्टीपल 5। 17 5 कितने हो गए? 85। और 85 तो 8 3 24। और तीसरी संख्या क्या निकल के आई है? 3 निकल कर आई है। क्या निकल के आई है? 3 निकल कर आई है। अब एक संख्या और है हमारे पास, कौन सी है? लास्ट की तीन संख्याओं का जो गुणनफल है वो है हमारे पास कितना? 1955। कितना है? 1955 है। तो हम लास्ट की बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बी और सी का भाग देंगे। किसका देंगे? बी और सी का भाग देंगे। तब जाकर ही हमारे पास क्या निकल के आएगा? डी निकल के आएगा। और बी और सी क्या है? बी और सी हमें दे रखा है 17 मल्टीपल 5 है। अब हम इन्हें डिवाइड करते हैं। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 17 से डिवाइड कीजिए। 1 2 बचा, कितना गया? एक बार। फिर 8 बचा, 5 17 5 85। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे कितने से? 5 से, तो ये निकल के आएगा 23। 23 5 115 होता है। तो सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी आपके पास? 23। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्लियर है? क्या आप सभी लोगों को ये सवाल क्लियर है? आप लोग मुझे बताइए, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं आपको इतने आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही। कमेंट में आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये सवाल हमने कर लिया है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, जिसमें आपको दे रखा है कि यदि 2 वर्ष में एक निश्चित धनराशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपये है, समान राशि पर समान अवधि और समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपने जो हमारे पास 6 क्लासेज, हमारे साथ जो 6 क्लासेज प्रैक्टिस की है, उन क्लासेज से आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा या नहीं दिखा?
क्या आपको लग रहा है कि आप कुछ नया सीखने जा रहे हो? जब आप इन क्लासेज को देखते हो, जब क्लासेज आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो आपको कुछ ऐसा एहसास होता है कि आपने आज कुछ नया सीखा है। ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2 वर्षों में एक राशि 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपये है। समान राशि पर समान अवधि और समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो 4% जिसे हम लिख सकते हैं 1/25। क्या लिख सकते हैं? 1/25 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है कि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि ये हो जाती है, यहाँ पे जो दे रखी है संख्या। तो आपको साधारण ब्याज निकालना है। जब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो ये दे रखी है संख्या का स्क्वायर। अगर 3 वर्ष का निकालना हो तो क्यूब, 4 वर्ष का तो उसकी पावर 4 कर देंगे। तो 6 का इसको 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। ठीक है। तो पहले वर्ष जो फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है, जो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा 1.1/25 वो कितना होगा? तो 625 का इससे मल्टीपल करेंगे 1/25 से। 1 मिनट रुकिए आप। इसे आप मल्टीपल करोगे कितने से? 1/25 से। तो कितना आया? 625 का 1/25 कितना होता है? 25। और फिर इसको भी 1/25 से मल्टीपल करोगे तो कितना आया? यहाँ पर निकल के आया है वो भी 25। सेकेंड ईयर का भी कितना है? 25 है। जो ये फर्स्ट ईयर का ब्याज दे रखा है, तो दूसरी साल में क्या होगा? इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो 1/25 इसका क्या हो गया? 1 हो गया है। तो जो हमारे पास क्या निकल के आया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया है, वो है ये वाला। तो कितना होगा? तो 51 हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है। और 51 की वैल्यू आपको दे रखी है 1530। कितनी दे रखी है? 1530 दे रखी है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू होगी, कितनी होगी एक की वैल्यू? एक की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30। कितनी हो गई? 30। और जो साधारण ब्याज है वो कितना है? साधारण ब्याज ये है 25 + 25 कितना हो गया? 50। तो 50 की वैल्यू कितनी हो गई? 50 की वैल्यू हो गई है 30 से मल्टीपल कीजिए, कितना हो गए? 1500। कितने हो गए? ये 1500 हो गया है। तो जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 1500 रुपये है, जो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपको दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है। क्या आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दे रखा है। इस सवाल को आप खुद से करने की कोशिश कीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं। तो आप सभी लोगों ने इस सवाल को खुद से करने की कोशिश की होगी। तो अब हम इसे करते हैं। तो यहाँ दे रखा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि करने पर 12% की हानि 8.5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आप लोग मुझे बताइए कि पहले कोई आदमी था, कोई वस्तु को बेच रहा था, तो उस मूल्य पर उसे कितने की हानि हो रही थी? 12% की हानि हो रही थी। लेकिन जब वह 164 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो वो हानि कन्वर्ट हो जाती है प्रॉफिट में। वो भी कितना? 8.5% प्रॉफिट। कितने प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है? 8.5% के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो 12 की हानि से 8.5% का जो प्रॉफिट पहुंचा है, इनके बीच कितना परसेंट बढ़ा है? कितने परसेंट का डिफरेंस है? तो ये जो डिफरेंस निकल के आया है वो है 20.5% बढ़ा है, जब जाकर 8.5% का प्रॉफिट हुआ है। और बढ़ा कितना है रियल में? वो बढ़ा है 164। कितना बढ़ा है? 164 बढ़ा है। अब हम इस पॉइंट को उठाते हैं और यहाँ पे 10 से मल्टीपल कर देते हैं। हमने 5 से कैंसिल किया, ये 2 बार गया। इसको 5 से कैंसिल किया, ये 4 और 1 बार गया।
जब हम इसे कैंसिल करते हैं तो ये 4 बार गया, तो 1% की जो वैल्यू निकल के आई है वो है 8। कितनी है? 8 है। तो इसका जो क्या पूछा है, सीपी पूछा है। सीपी क्या होता है? जो सीपी होता है, एक मिनट, जो सीपी होता है, सीपी हमेशा 100% होता है। तो 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 8 से मल्टीपल कीजिए, कितनी हो गई है? 800 रुपये। कितनी हो गई? 800 रुपये हो गई है। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, सीपी है, वो कितना है? वो है 800 रुपये, जो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आपको दे रखा है। तो इस सवाल का आंसर होगा 800 रुपये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि अमन, राम और कपिल एक कार्य को क्रमशः 68 दिन, 51 दिन और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में इस प्रकार कार्य करते हैं कि अब अमन पहले दिन कार्य करता है, राम दूसरे दिन कार्य करता है और कपिल तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर अमन फिर से चौथे दिन कार्य, और ये प्रक्रिया चलती रहती है आगे। तो अनुमानित दिनों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 50% कार्य पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। क्या करते हैं? जो अमन है, कौन है? अमन। अमन किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 68 दिनों के अंदर करता है। राम उसी कार्य को 51 दिन के अंदर करता है, और जो दे रखा है कौन है? कपिल। कपिल उस कार्य को करता है 17 दिनों के अंदर। तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, जिसके अंदर तीनों संख्याओं का भाग जा सके? 3। तो ये कितना हो गया? 36, 18, 38, 24, 204। इनका जो क्या होगा? एलसीएम होगा 204। तो 68 का भाग देंगे हम। अब इनकी एफिशिएंसी, एक की एफिशिएंसी कितनी है? 68 का भाग दो 204 के अंदर, कितनी बार गया? 3 बार। आर की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। और जो के है उसकी कितनी एफिशिएंसी है? 12। कितनी है? 12 है। तो अब हम ये क्या करते हैं, एक दिन अमन काम करता है, दूसरे दिन राम काम करता है, और तीसरे दिन क्या काम करता है? कपिल काम करता है। तो ये 3 दिन के अंदर कितना काम कर लेते हैं? तो ये 3 दिन के अंदर टोटल काम कर लेते हैं 3 + 4 + 12। कितना काम कर लेते हैं? तो ये तीनों मिलकर 3 दिन में 19 काम करते हैं, 3 डेज। तो अब ये पूछ रहा है कि जो इसका 50%, तो 50% क्या होगा हमारे पास? इसका 50% होगा 1/2, जो कितना होता है? 1/2 कितना हो गया है 102। कितना हो गया? 102 हो गया है। इसका 50% 102 काम हो गया है। अब 19 का जब हम 102 के अंदर भाग देंगे तो 19 5 कितना हो गया? 95। तो ये 5, ये कितना हो गया? 95 हो गया। तो 5 से मल्टीपल कीजिए, तो 15 दिन के अंदर ये कितना काम कर लेते हैं? 95 काम कर लेते हैं। बचा क्या अपने पास? 7 काम बचा है। तो 7 काम क्या करेंगे? अगले दिन 16वें दिन कौन काम करेगा? अमन। 3 काम कंप्लीट हो गया। अगले 17वें दिन कौन काम करेगा? राम। तो राम काम करेगा 4 काम, जो 4 काम शेष बचा था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो टोटल कितने दिनों में कम कंप्लीट करेंगे? 17 दिनों के अंदर ये टोटल काम कंप्लीट कर देंगे। क्या आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आया? अगर आप लोगों को इस सवाल में कोई दिक्कत होती है तो इस सवाल को आप दोबारा से रिपीट कीजिए, एक बार नहीं 2 बार रिपीट कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपको इस सवाल में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका व्यास 105 सेंटीमीटर है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी ये आपको बताना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि शंकु की जो तिर्यक वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वो होता है πr_l। क्या होता है? πr_l। एल यहाँ पे क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। तो पाई का मान कितना है?
22/7। आर कितना है, व्यास हमें दे रखा है 105, तो 105/2 इसका क्या हो गया, त्रिज्या हो गई है। एल हमें निकालनी है और दे क्या कितना दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4455 हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इन्हें कैंसिल कर देते हैं। 7 से हमने इसे कैंसिल किया, कितनी बार गया, 15 बार। जब हम इन्हें कैंसिल करते हैं ये 11 बार। अब हम 11 से कैंसिल करेंगे इसे, कितनी बार गया है ये, 405, 405 बार। अब हम कैंसिल करेंगे इसे 15 से, तो जब 15 से कैंसिल करेंगे तो एल की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 15 दूना 30, 15 7 105, कितना हो गया 27। तो एल की जो वैल्यू है 27 निकल के आई है। तिर्यक ऊंचाई कितनी हुई, 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो x का धनात्मक मान क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, जो 32 और 40 है उसका एलसीएम क्या है। 32 और 40 का आपको एलसीएम बताना है, तो 32 और 40 का एलसीएम क्या हो सकता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके अंदर दोनों का भाग जा सके। तो दोनों का भाग जा सके वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। तो यहां में 40 में देखिए आप, 40 के अंदर आपको क्या दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 8 भी। तो 32 के अंदर देखेंगे तो 32 के अंदर भी 8 दिख रहा है, तो 8 तो पहले से ही है, बचा क्या, 4। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, तीनों का मल्टीपल कितना हो गया है, तीनों को मल्टीपल कर दीजिए 160। तो इनका एलसीएम है 160। तो जो ये एलसीएम है, जो एक्स है, एक्स है कौन सा है हमें पता नहीं, चल मान लेते हैं जो एक्स है उसके वर्ग से कितना कम है, 9 कम है। जब 9 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 69 और एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, 69 किसका स्क्वायर है, 13 का। किसका है, 13 का स्क्वायर है। तो कौन सा आंसर होगा, एक्स का मान, एक्स का मान होगा 13। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने कि एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन को तोलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। तो ये सवाल एक बेईमान दुकान वाले पर है। जो एक बेईमान व्यापारी है वो कैसे आपके साथ बेईमानी करता है, हम यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे बताइए आप, जो व्यापारी था, व्यापारी कितने, यानी उसका सीपी कितना होगा, हमने उसका सीपी मान लिया 100, कितना मान लिया 100। वो दावा कर रहा है कि वो 16% की हानि पर बेचता है, तो कितने पे बेचेगा वो, 84, 84 रुपये पर। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और व्यापारी कहता है कि मैं इसे 16% की हानि पर बेच रहा हूँ, तो कितने पे बेचेगा, 84 रुपये पर। लेकिन वह 1 केजी वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन को तोलता है, तो वो क्या करता है, आपको तो दिखाता है 700, वो तो तोलता तो 750 ग्राम है, वस्तु कितनी दे रहा हमें, 750 ग्राम, लेकिन हमें दिखा कितनी रहा है, 1000 ग्राम दिखा रहा है। तो उसका मूल्य तो लग रहा है 750 ग्राम वस्तु के बराबर, लेकिन वो हमसे ले रहा है क्या, 1000 ग्राम वस्तु के बराबर मूल्य वसूल रहा है। तो जो ज्यादा मूल्य वसूल रहा है वो क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 75/84। कितना कमा रहा है प्रॉफिट, कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। कितने पे ज्यादा है, 9, 9 ज्यादा है 75 पे। क्या करेंगे अब, इसका परसेंटेज निकालेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे, 25 से किया 3 बार गया, ये कितनी बार गया, 4 बार, 3 बार गया, 4 3 12%।
तो जो व्यापारी है वो 12% का लाभ कमा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय का 80% है। तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर ये क्या है, ये ए है, क्या है, ए है और ये बी है, तो 70% का मतलब होता है 7/10। तो बी कितना है, 10 है, तो ये कितना ज्यादा होगा, ये 7 ज्यादा होगा, कितना होगा, 17 होगा। और आपसे आगे क्या दे रखा है, जो सी की आई है वो ए और बी की संयुक्त आय का 80% है। तो ए और बी की संयुक्त आय कितनी है, वो है 17 + 10 27 है। और 80% का मतलब होता है, कितना होता है, 4/5। कितना होता है, 4/5 होता है। तो अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 27 को 5 से मल्टीपल कर देते हैं। जब हम 27 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 17 भी 5 से मल्टीपल होगा, कितना हो जाएगा, 85। 10 भी 5 से मल्टीपल होगा, कितना होगा, 50। तो हमारे पास कितना आया है, जो ए और बी की जो संयुक्त आई है वो 27 × 5 आई है। इसका जो 80% वो कितना होता है, 4/5। 5 से 5 कैंसिल, 4 से मल्टीपल कीजिए, कितना हो गया, 108। तो जो सी है वो कितना है, 108 है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ए की आई सी की आई से कितने प्रतिशत कम है। तो जो ए की आई है वो सी की आई से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है, 108 से 85, 23 कम है। कितने पे कम है, जो 23 है वो कम है 108 पर, कितने पर, 108 पर कम है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे निकालने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं, परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए। 4 से कैंसिल किया 27, 4 से कैंसिल किया 25, टोटल क्या आया, 25 × 5 = 75 और 25 दूनी 50, 7, 5 से 75/27। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। जब आप 27 का भाग दोगे 57 के अंदर तो कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 27 दूना 54, बचा क्या, 3, 35, 27 से कम 27। तो आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में आपको दे रखा है 21 और दूसरे ऑप्शन में नहीं दे रखा, एक ही ऑप्शन के अंदर है 21। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगर आपको पूरा आंसर निकालना हो तो आगे आप भाग दे सकते हो, तो आंसर आपके पास निकल कर आएगा 21.3%। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,25,000। यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो जनसंख्या कितनी है, 1,25,000 है। हर वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, 2% की वृद्धि हो रही है। तो पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 102। 100 से कितनी हो रही है, 102, और यहाँ पर भी 100 से 102 हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई है। ठीक है, 25 से हमने कैंसिल किया 4 और 25 से 5, हमने 25 से फिर कैंसिल किया, ये 2। ठीक है, तो 8 बचे हमारे पास, क्या बचे, 8 बचे। तो 8 को हम कैंसिल कर देंगे, ये 51, ये 51 और ये 51। अब तीनों को मल्टीपल करेंगे तो इनका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। और यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन के अंदर एक है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, इसमें आपको दे रखा है कि ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन आपको निकालना है। अब बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, किस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं,
वो कौन सा है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या करते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, आर कितना है? आर है 14 मल्टीपल 14 मल्टीपल एच कितना है? 20 है। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 7 से हमने कैंसिल किया 2। अब हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट चेक करते हैं। तो 2 मल्टीपल 4 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यूनिट डिजिट कितना है? 2 है। तो एक जीरो के बाद में 2 यूनिट डिजिट होगा, वही आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि 1875 रुपए की राशि 4% वार्षिक दर से निश्चित समय में बढ़कर कितनी हो जाती है? 2028 रुपए हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समय अवधि क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अमाउंट बटे प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हो गया? 2028 बटे प्रिंसिपल कितना है? 1875। अब हम इन्हें कैंसिल करते हैं। कैंसिल किया कितने से? 6 से कैंसिल किया। कितने से? 6 से कैंसिल किया। तो 6 से हमने कैंसिल, क्या 6 से कैंसिल हो जाएगा? जब हम इसे 6 से कैंसिल करेंगे, ये 6 से नहीं हो रहा है, कितने से कैंसिल होगा? 3 से कैंसिल होगा। 6 2 5, और ऊपर कितना हो गया? 6 2 कितने हो गए? 22 7 और 6 18, 676 बटे 625, जिसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 26/25 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 26/25 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा पावर? तो कितने वर्षों में जो 1875 है वो 4% वार्षिक दर से कितना हो जाएगा? 2028 रुपये। कितना हो जाएगा? 2028 रुपये। तो कितने वर्षों में होगा? 2 वर्षों के अंदर हो जाएगा, क्योंकि ये 25 से कितना हो रहा है? 1 बढ़ रहा है और 26 हो रहा है, और 1/25 का मतलब कितना होता है? 4%। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक तार 18,634 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल को घेरता है। जब इसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो उसी तार को अब एक आयत बनाने के लिए मोड़ा गया, जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, आप ऑप्शन से जा सकते थे, लेकिन 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट किए जा रहे हैं, 2 और 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले जो उसका आयतन होता है, वो क्षेत्रफल होता है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पे आपको दे रखा है कि 18,634, कितना? 18,634 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल को घेरता है एक तार, जब इसे एक वर्त के रूप में मोड़ा जाता है। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान कितना होगा? 22/7, जो क्वेश्चन में दे रखा है। पाई का मान ही मान लीजिए। आर कितना हो गया? आर हमें पता नहीं है, कितना? 18,634। कैंसिल कीजिए। जब हम इसे कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल कर दिया। जब 22 का भाग देंगे 186 के अंदर, 22 का भाग 186 के अंदर जाएगा तो कितनी बार गया है? 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितना हो गया? 176। बचा क्या? 10। 103 हो गया। फिर 22 का भाग देंगे, 22 4 कितना हो गया? 88। और 88 माइनस करेंगे 102 के अंदर, 103 के अंदर, तो कितना हो जाएगा? 25। और 4 200, 25 नहीं 15, और 4 कितना होगा? 154। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 154 के अंदर 22 का भाग जाता है, 7 बार जाता है। तो आर स्क्वायर इक्वल क्या होता है? अब हम इन्हें लिखते हैं, 1
2 1 मल्टीपल 7 और ये 7 भी इधर आ जाएगा तो 7। जब हम क्या करेंगे, इस जीरो को हटा देंगे तो आर की वैल्यू ये निकल के आई है। तो आर की रियल वैल्यू कितनी है, तो आर इक्वल हो जाएगा 11 मल्टीपल 7 मतलब 77, 77 आर की वैल्यू। तो इसकी त्रिज्या होगी वो 77 होगी। तो ये क्या कह रहा है, तो उसी तार को अब एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है। आयत, तो आयत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मोड़ देंगे। तो आपको छोटी भुजा बतानी है। तो आर तो हमने निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, इनका परिमाप निकालेंगे। जो वर्त की परिधि है और आयत का परिमाप क्या होगा, सेम होगा। तो हमारे पास त्रिज्या निकल के आई है 77। तो अब हम निकालते हैं आयत का परिमाप। आर कितना है, आर हमारे पास है 77। ठीक है, तो परिधि कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर। तो 2 मल्टीपल पाई कितना है 22/7 और आर कितना है 77। ये क्या है, आयत का, जो आयत का परिमाप है, पैरामीटर है, वो इसके इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं, 7 को कैंसिल करते हैं और ये कितनी बार गया, 11 बार गया है। और 11 दूना 22 कितना हो गया, आयत का परिमाप निकल कर आया है टोटल 484। कितना निकल के आया है, 484। तो इसकी जो भुजा होगी किस रेशो के अंदर है, 5:6 के अंदर है। तो एक का मान कितना होगा, 5 6 कितना हो गए 11, 11 का भाग दीजिए 4, 44। एक का मतलब 44 हो गए। छोटी भुजा कितनी है, 5 है, मल्टीपल कर दीजिए दोनों को, किया 20, 5 चौक 20, 220। क्या आया, 220 आया है 5 का मल्टीपल। अब ये 5 क्या है, 5 नहीं होगा, 11 दो भुजाओं का है, तो परिमाप कितना होगा, 22 होगा। कितना होगा परिमाप, 22। भाई जैसे एक परिमाप वो है, क्या है, आयत, ये मान लीजिए आयत है। तो ये 5 है, ये 6 है, तो ये भी तो 6 और ये 5 होगी। तो टोटल कितना होगा आयत, जो आयत का जो परिमाप हो टोटल कितना होगा, 6 6 12 और 5 5 10 22। कितना होगा, 22 होगा। तो अब आप इसे 22 से कैंसिल कीजिए, कितनी बार गया, 2 बार और 2 बार, 22 दूना 44। ठीक है, तो छोटी भुजा कितनी है, 5 है, 22 पंजे 110। कितना आया, 110 है। छोटी भुजा कितनी है, 110, जो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, क्या आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल इस सेशन का लास्ट सवाल है। इस सवाल के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा है कि एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 14,500 ने 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि प्रतिशत क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई। तो अब यह 145 से कितना बढ़ रही है 10 साल में, 200। जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 का भाग देंगे, ये कितनी बार गया है, 29/40। क्या हो गया, 29/40 निकल के आया है। तो 29/40 है, कितना ज़्यादा है, 10 वर्ष में कितना बड़ा है, 11 बड़ा है। 10 वर्ष में 11 बड़ा है, तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1.1 बढ़ेगा। कितने पे, 29 पे। 100 से मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो गया, 110/29। तो 110/29, तो 29 का भाग दीजिए 110 के अंदर, तो कितने जाएगा, ये लगभग 4 के आसपास जाएगा। तो लगभग 4 के आसपास क्या है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आज हमने इस सेशन के 20 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस सेशन को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ।